हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारंग एंड वेलकम टू द फार्माजेंस क्लासेस। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं हीमोपोएटिक सिस्टम पार्ट 3 यानी आपका ह्यूमन ब्लड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके थर्ड पार्ट में है और आपके डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सिलेबस में है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। और आज की वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, और साथ ही साथ सबसे लास्ट वाला पॉइंट है जिसका नाम है डिसऑर्डर्स या फिर डिसीज ऑफ ब्लड। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। सो द ब्लड इज मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, white blood cells and platelets in a liquid called plasma. Your blood group is identified by antibodies and antigens present in blood. आपका जो ब्लड है वो पहले से हमने पहले के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने देखा है कि आपका जो ब्लड है वो एक्चुअली दो मेजर कंपोनेंट से क्रिएट किया गया है या फिर प्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है आपका प्लाज्मा और सेकंड है आपका ब्लड सेल्स, जिसमें आता है प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। पर जो आपका ब्लड ग्रुप है, मतलब मानो आपका जो दोस्त का है इसका ए प्लस पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, आपका बी पॉजिटिव है, या फिर आपका किसी और आदमी का ए बी नेगेटिव है, तो वो ब्लड ग्रुप कैसे डिफाइन किया जाता है? तो वो ब्लड ग्रुप डिफाइन किया जाता है आपके बॉडी के अंदर या फिर आपके ब्लड के अंदर एंटीजेंस और एंटीबॉडीज की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस के ऊपर या फिर उसके कैरेक्टराइजेशन से आपका ब्लड ग्रुप डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा, दे आर पार्ट ऑफ ब्लड नेचुरल डिफेंसेस। जो आपकी एंटीबॉडीज है, मतलब जैसे पहले के पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो दो पॉइंट से डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज एक ऐसे काइंड के प्रोटीन है जो पहले से ही आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं, या फिर दिस आर दी स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन। मैं पहले से रिपीट करता हूँ, स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन विच आर फाउंड इन योर प्लाज्मा। एंड उसका जो फंक्शन है या फिर जो एक इंसेंट्रिक मैकेनिज्म है वो क्या है? हमारे नेचुरल डिफेंसिंग सिस्टम, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम एंटीबॉडीज करती है। दे रिकॉग्नाइज फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज जर्म एंड अलर्ट your immune system which destroy them. सो द एंटीबॉडी जो हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो क्या काम करते हैं? वो देखते हैं कि अगर हमारे ब्लड के अंदर कोई एंटीजेंस या फिर कोई जर्म्स या फिर वायरस बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो गए तो उसका वो एक रिकग्नाइजेशन करता है, मतलब उस जगहों को या फिर उस बैक्टीरिया को वो पहचानता है कि हाँ, ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, और एक काइंड ऑफ अलर्टनेस क्रिएट करता है आपके इम्यून सिस्टम को, ताकि वो एक्टिवेट हो सके और उस बैक्टीरिया या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके। एंटीजेंस आर प्रोटीन बॉडीज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड सेल्स। जैसे एंटीबॉडी स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन है, वैसे ही आपका जो एंटीजन है वो भी एक काइंड ऑफ प्रोटीन है, वो जो आपके प्लाज्मा में नहीं पर आपके जो ब्लड सेल के सरफेस है उसके ऊपर पाए जाते हैं या फिर उसके ऊपर दिखाई देते हैं। आपका एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और आपको जो एंटीजेंस है वो सरफेस ऑफ ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, और इन्हीं दोनों के कोलैबोरेशन या फिर इंटरप्रिटेशन से आपका ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है। उसके बाद द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इन टाइप्स डिपेंड अपॉन एंटीजेंस ऑफ ब्लड सेल्स। Land-Sterner named blood groups on the basis of agglutinogens in red cells. The agglutin or antibodies specific for blood type are present in the serum.
सीरम मतलब प्लाज्मा, प्लाज्मा और सीरम दोनों उसका सिनोनियम है। और एंटीबॉडीज का जो सिनोनियम है, एंटीबॉडीज को हम अग्लूटिन भी बोलते हैं, अग्लूटिन, या फिर उसको हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। और अग्लूटिनोजेन, इसको हम एंटीजेन भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही है, इन दोनों का सिनोनियम है। और सीरम का जो सिनोनियम है वो है प्लाज्मा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाएंगे। उसके बाद एंटीजन हैव पावर ऑफ स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन ऑफ अग्लूटिन और एंटीबॉडीज। दे हैव पावर ऑफ कॉजिंग रेड सेल्स ऑफ बिलोंगिंग टू अदर ग्रुप टू क्लम्प टुगेदर। जो एंटीबॉडीज आपके ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट रहती है, उसके अंदर इतनी ताकत रहती है कि वो आपके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सके या फिर उसके प्रोडक्शन को इनिशिएट कर सके या फिर स्टार्ट कर सके। और साथ ही साथ इसके अंदर जो पावर रहती है कि वो जिस सेल के ऊपर या फिर जिस ब्लड सेल के ऊपर यह प्रेजेंट है, उसका मल्टीप्लिकेशन या फिर उसका फर्दर प्रोडक्शन भी कर सकता है। एंटीजन के अंदर यह पावर रहती है। द अग्लूटिनेशन इज ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन एंटीजन फ्रॉम रेड सेल्स एंड antibodies from serum. Antigens are referred as Mendelian dominants and antibodies are recessive. Thus, blood group are named as O, A, B and AB. जो इंटरैक्शन रहता है हमारा अग्लूटिन और अग्लूटिनोजेन के बीच में, तो उसी प्रोसेस को या फिर उसी रिएक्शन को हम अग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो अग्लूटिनेशन का हम डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? द अग्लूटिनेशन इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ प्रोसेस इन विच देर इज एन इंटरैक्शन occurred between a gluten and a glutinogene such that the agglutination is a reaction or it is a reactive process occurred between antibodies and antigens present in the plasma and the blood cells respectively। तो ये अग्लूटिनेशन का सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। और जो आपका अग्लूटिनोजेन है, जिसको हम एंटीजेन भी बोल सकते हैं, तो ये एक डोमिनेंट बॉडी है या फिर एक डोमिनेंट प्रोटीन रहता है। तो डोमिनेंट का ये काम रहता है, डोमिनेंट क्या करता है कि वो जो रिसेसिव प्रोटीन्स रहते हैं या फिर जो रिसेसिव एलिमेंट्स रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके ऊपर यह सरप्लस करता है या फिर सरपास करता है, मतलब उसके ऊपर वो ओवरकम कर लेता है। इसके वजह से हमारे जो ब्लड ग्रुप के जो नेमिंग है या फिर जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आ गए हैं। तो सबसे पहला है हमारा ओ, उसके बाद आता है हमारा ए, उसके बाद आता है हमारा बी, और सबसे लास्ट वाला है जिसका नाम है ए बी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए टाइम स्टैम्प दिया गया है, ताकि आपको अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही स्टडी करना है या फिर जंप करना है, तो आप उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जंप करके उस पॉइंट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डोनर एंड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। द डिपेंडिंग अपॉन द इंटरैक्शन ऑफ एंटीजेंस फ्रॉम रेड सेल्स एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम plasma, blood group are named as A, B, AB and O. It has been found that antigens A from red cells are not compatible with small a antibodies in serum. Similarly, antigens B are not compatible with small b antibodies from serum. Taking into consideration above facts, the reaction between red cells and plasma of 4 blood groups can be given as under। तो उसके बाद ये यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। देखो, जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट हमारे के अंदर क्या है, एंटीजन एक डोमिनेंट है, तो उसका जो प्रेजेंस है या फिर उसका जो नोमेनक्लेचर है वो एक कैपिटल लेटर में रहेगा।
तो जो आपका एंटीजन है वो उसका जो नोमेनक्लेचर है या फिर उसका जो एग्जिस्टेंस है उसका वो कैपिटल है, पर वो एंटीजेंस अगर ए एंटीजन है तो ए एंटीजन इज नॉट कंपैटिबल विथ बी या फिर स्मॉल ए एंटीबॉडीज, मतलब ए और ए कभी साथ नहीं रह सकते। जैसे कि आपका लाइक विल नॉट लाइक ईच अदर, जो लाइक और लाइक है मतलब जो दोनों एक जैसे हैं, दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी जब एक जैसे दिखाई देते हैं तो वो कंपैटिबल मतलब वो दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। यही इस पॉइंट का ये इसी पॉइंट का समरी है। इसके बाद हम देखेंगे, ये एक्चुअली टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक अग्लूटिनेशन, इसको जो हम बोलते कंपैटिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जो हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर डिटर्मिनेशन का काम करता है। ये एक सिंपल टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट या फिर यूनिवर्सल रिसेप्टर। उसके बाद अगर ये देखो, ये दोनों एक दो कॉलम है, ये बाजू को आपको डोनर दिखाई देंगे, डोनर ब्लड ग्रुप, और ये बाजू को आपको रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप दिखाई देंगे। एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा ए, उसके बाद आता है हमारा बी, उसके बाद आता है हमारा ए बी, और सबसे लास्ट वाला है जिसका नाम है ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो ओ को भी कर सकता है, मतलब लाइक एंड लाइक। उसके बाद एक एक ब्लड ग्रुप को भी वो डोनेट कर सकता है, बी को भी वो डोनेट कर सकता है, और ए बी को भी डोनेट कर सकता है। उसके बाद बी के बारे में हम देखेंगे, अगर ए के बारे में हम देखेंगे सॉरी, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो वो कौन से दूसरे ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ए डोनर है, अगर ए ब्लड ग्रुप का डोनर है तो वो ए रेसिपिएंट या फिर ए ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है, और साथ ही साथ ए बी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे बी ब्लड ग्रुप के बारे में। तो बी ब्लड ग्रुप बी रेसिपिएंट या फिर बी ब्लड ग्रुप के रेसिपिएंट को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और साथ ही साथ ए बी ब्लड ग्रुप को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। और सबसे लास्ट वाला हम देखेंगे, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो है, जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वो किन ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं। तो वो सिर्फ एक ही ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं, और वो है ए बी को ही वो डोनेट कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए दो दो पर्सन है या फिर दो आदमी है, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो दोनों एक साथ ब्लड एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर डोनेट कर सकते हैं, पर वो किसी का ब्लड रिसीव नहीं कर सकते। तो ये एक इनकम्पैटिबिलिटी है ए ब्लड ग्रुप के बारे, ए बी ब्लड ग्रुप का। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट हैज बीन ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल दैट ग्रुप ओ कैन गिव ब्लड टू ऑल बट take blood from its own group. Therefore, the person having blood group O are known as universal donor. The group AB can take blood from all but can give blood only to its own group. Hence, the person with blood group AB are known as universal recipient. जो ब्लड ग्रुप या फिर जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ओ ए, उसको हम यूनिवर्सल डोनर से बोला जाता है या फिर उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उस आदमी को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ आर एच फैक्टर डज नॉट अलाउ यूज ऑफ दिस टर्म। उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगला ही पॉइंट है हमारा आर एच फैक्टर। तो उसका पहला पॉइंट, रिसेस मंकी फैक्टर इज अ ग्लूटिनोजेन एंटीजन प्रेजेंट इन द ब्लड, however there is no corresponding antibody in human plasma। अभी आपने ब्लड ग्रुप के बारे में देख लिया, मतलब कोई कोई का ब्लड ग्रुप ए रहता है, कोई का रहता है बी, कोई का रहता है ओ, कोई का रहता है ए बी। उसके बाद हम देखेंगे आर एच फैक्टर। तो आर एच फैक्टर कहाँ से आया है या फिर इसकी हम बोलते हैं इवोल्यूशन कहाँ से आई है।
तो ये रिसेस मंकी फैक्टर हम इसको बोल सकते हैं। ये रिसेस मंकी फैक्टर, इसका जो प्रोटीन है वो कौन सा है, वो एक एंटीजन है जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है, और उसके साथ जो करस्पॉन्डिंग एंटीजन एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट ही नहीं है हमारे बॉडी के अंदर। मतलब इसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव अफर्मेशन रहता है या फिर जो नोमेनक्लेचर रहता है हमारे ब्लड ग्रुप के साथ, वो हमें RH फैक्टर की वजह से दिखाई देता है। जैसे कि कोई का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव रहता है, कोई का रहता है B पॉजिटिव, कोई का रहता है AB नेगेटिव, या फिर AB पॉजिटिव, या फिर O नेगेटिव, या फिर O पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो फैक्टर्स कहाँ से आते हैं, या फिर जो वो नेगोशिएशन कहाँ से आता है, वो आता है हमारा रिसेस मंकी फैक्टर। उसको हम एंटीजन या फिर अग्लूटिनोजेन भी बोल सकते हैं, या फिर RH फैक्टर हम उसे बोलते हैं। उसके बाद दी अबाउट 85% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव, मीन्स their blood group are positive, and about 15% of is RH नेगेटिव। मतलब जो 15% ऑफ पॉपुलेशन है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मतलब A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, या फिर AB नेगेटिव। इफ RH negative person receives the RH positive blood, the recipient will develop an anti-RH agglutinin. This agglutinin cause hemolysis of donor's red cell. अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, और अगर किसी का दूसरे जो पर्सन है उसका O नेगेटिव है, अगर O नेगेटिव के ब्लड ने O पॉजिटिव को ब्लड डोनेट किया, तो वो एक हीमोलाइसिस मतलब एक पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट करती है, जिसके वजह से एक ब्लड कैंसर डेवलप हो सकता है, जिसको हम हीमोलाइसिस भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ RH फैक्टर, मतलब ये इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे बॉडी के लिए। मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स आर RH पॉजिटिव, वेयर एज ओनली 15% आर RH नेगेटिव। The consideration of RH factor is important from clinical point of view. If mother is RH negative and child is RH positive, then red cells of child get destroyed by antibodies formed in mother in response to RH positive factor. The destruction of antibodies from child may lead to loss of life to सीवियर एनीमिया। तो जब RH फैक्टर भी हम इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर एक मदर है और इसका जो चाइल्ड है, मदर है उसका अगर जो ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव है, और उसके अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, जो फिर चाइल्ड को सफ़र करना पड़ता है, उसका जो सफरिंग है वो एक लीडिंग टू दी डेथ कॉजिंग एनीमिया। तो उसके एनीमिया की वजह से उसका डेथ होता है। ये बहुत रेयर कंडीशंस रहती है। उसके बाद ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अलोंग विथ ब्लड ग्रुप्स RH फैक्टर शुड आल्सो कंसिडर, सिंस इफ नॉट प्रॉपर मे लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल्स फ्रॉम डोनर। मतलब एक ब्लड कैंसर डेवलप होता है रेसिपिएंट के अंदर अगर हमने दूसरे RH फैक्टर के ब्लड हमारे ट्रांसफ्यूज किया तो। उसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट वाला पॉइंट जिसका नाम है डिसऑर्डर्स एंड डिजीज ऑफ ब्लड। ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है जो हमारे लेसन में, जिसका नाम है दी ब्लड। अभी तक आपने लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। उसके बाद हम पहला डिसऑर्डर देखेंगे या फिर पहला क्लास देखेंगे, फर्स्ट क्लास ऑफ डिसऑर्डर, जिसका नाम है इरेथ्रोसाइट डिसऑर्डर। और उसका हम फर्स्ट डिसीज या फिर डिसऑर्डर हम देखेंगे जिसका नाम है एनीमिया। उसका हम डेफिनेशन देखेंगे, द एनीमिया इज इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी इनफ ऑक्सीजन टू मीट बॉडी नीड्स। दिस इज ड्यू टू लो हीमोग्लोबिन लेवल। सो एनीमिया का सिंपल डेफिनेशन मतलब जो रेड सेल के अंदर एक इनएबिलिटी क्रिएट हो जाती है या फिर प्रोड्यूस हो जाती है, ताकि वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो टिश्यूज या फिर जो अदर बॉडी पार्ट्स को चाहिए वो उतना वो सप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है जो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है
और वो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने से, मतलब आपके लंग से लेके आपके टिश्यू तक का जो ट्रांसफ़र रहता है ऑक्सीजन का, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की अगर लेवल हमारे ब्लड के अंदर कम है तो एनीमिया डेवलप हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉजेस ऑफ एनीमिया। तो पहला कॉज है आयरन डिफिशियंसी, मतलब जो आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसके वजह से भी एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 उसकी भी डेफिशिएंसी हो सकती है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, बोन मैरो डिसऑर्डर, और उसके बाद है हीमोलाइसिस। एनीमिया कॉजेस abnormal changes in red cell size और color detected microscopically। और इसके जो सिम्टम्स है, एनीमिया को जो सिम्टम्स है उसका है पैलर, फटिक, ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सक्रीशन, टैकिकार्डिया एंड एंजाइना पेक्टोरिस। मतलब आपके हार्ट में पेन हो सकता है, आपकी ब्रेथलेसनेस मतलब आपको थकावट महसूस हो सकती है, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा काम करने पर आपकी सांस फूल सकती है। ये सिम्टम्स है आपके एनीमिया के। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनीमिया। पहला है हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो उसका हम देखेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ऑकर्स due to loss of blood by severe hemorrhage or by deficiency of iron in diet or increased requirement of iron in pregnancy। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया उसके नाम में ही बता है कि वो एनीमिया किसके वजह से हो चुका है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी रहती है तो उसके वजह से एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्रिएट होती है या फिर प्रोड्यूस होती है। और आयरन की जो कमी के वजह से क्यों एनीमिया होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के प्रिपरेशन या फिर प्रोडक्शन के वक्त आयरन बहुत ही एक अहम रोल निभाता है हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आयरन ही नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा पूरा। उसके बाद इसीलिए हीमोग्लोबिन रहेगा कम और उसके वजह से होगा एनीमिया। उसके बाद हम देखेंगे अप्लास्टिक एनीमिया। फेलियर ऑफ रेड बोन मैरो फंक्शन रिजल्ट इन अप्लास्टिक एनीमिया। मतलब अगर हमारे बोन मैरो के अंदर कोई डिफिशियंसी है या फिर कोई डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है हमारे बोन मैरो के अंदर, उसके वजह से जो डिसऑर्डर होगा उसका नाम है अप्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद हम देखेंगे उसके कॉजेस अप्लास्टिक एनीमिया के। तो पहला है किडनी डिसीज, उसके बाद है बोन मैरो कैंसर, और उसका थर्ड है एक्सपोजर टू एक्स रेज और गामा रेज। उसके बाद हम थर्ड टाइप का जो एनीमिया देखेंगे जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। Sickle cell anemia result from abnormal formation of RBC and they are named as sickle cell anemia since the RBC have sickle shape। मतलब इसका जो इसके भी नाम में भी इसका जो कॉज बताया चुका है या फिर इसका जो शेप है या फिर इसको हम जो बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंस की, ये एनीमिया या फिर ये टाइप का एनीमिया दूसरे टाइप के एनीमिया से कैसे डिफरेंस पकड़ता है या फिर कैसे डिफरेंस लाता है। तो इसका जो आरबीसी का जो शेप है वो एक्चुअली हाफ मून शेप हो जाता है या फिर उसका आधा हो जाता है। एक्चुअली सर्कुलर शेप है आरबीसी का। तो इस डिसऑर्डर या फिर इस डिसीज में वो आरबीसी का शेप एक हाफ सर्कुलर शेप में हो जाता है जिसको हम सिकल बोलते हैं। सिकल या फिर हाफ मून एनीमिया भी हम उसे बोल सकते हैं। इसके वजह से इसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ एनीमिया हम देखेंगे पेरिसेनियस एनीमिया। इनटेक ऑफ लेस देन 1 milligram of vitamin B12 per day is essential for maturation of RBC. If the RBC are not matured, then it results in two perisneous anemia. An injection of vitamin B12 is treatment for this anemia। देखो जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हमारे बॉडी के अंदर आयरन की जब कमी रहती है तो उसके वजह से वो एनीमिया ऑकर होता है। वैसे ही पेरिसीनियस एनीमिया है। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट B12 है या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, अगर उसकी कमी है या फिर उसकी डिफिशियंसी है तो उसकी डिफिशियंसी के वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसी प्रॉब्लम में से जो
एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है पेरिसीनियस एनीमिया। उसके बाद हम देखेंगे 5th नंबर का जो डिसऑर्डर है इरिथ्रोसाइट डिसऑर्डर जिसका नाम है पॉलीसाइथेमिया। इट इज डिसऑर्डर ऑफ ब्लड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन आरबीसी मेनली इन पर्सन्स लिविंग इन द हाई अल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट्स और मोर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। उसके बाद हम सेकेंड जो कैटेगरी है डिसीज ऑफ या फिर डिसऑर्डर ऑफ ब्लड्स में, उसमें पहला है ल्यूको इरेथ्रोसाइट डिसऑर्डर और सेकेंड मेजर कैटेगरी है जिसका नाम है ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर, ल्यूकोसाइट या फिर WBC डिसऑर्डर। तो उसमें का पहला डिसऑर्डर है जिसका नाम है ल्यूकोपीनिया। इन कंडीशन नॉर्मल WBC काउंट इज लेस देन 4000 पर मिलीमीटर क्यूब। तो जो आपका आरबीसी है वो एक्चुअली 5000 से 9000 पर आरबीसी या फिर पर डब्ल्यूबीसी क्यूबिक मीटर रहनी चाहिए। अगर 4000 से कम है आपके अंदर डब्ल्यूबीसी तो उस कंडीशन को या फिर उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे थ्रम्बायोसिस इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द ब्लड वेसल ड्यू टू slow of circulation or damage of vascular endothelium causes a condition known as thrombosis। थ्रम्बायोसिस या फिर इसको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। अगर उसके जो प्लेटलेट का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर वही थ्रम्बोसाइट्स से हमारे ब्लड के अंदर कम प्रेजेंट रहेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकेंगी, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होंगी तो जो फ्लो है सर्कुलेशन के अंदर, हमारे जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएंगी, और जो स्लो सर्कुलेशन के वजह से हमारे ब्लड सेल के अंदर ही क्लॉट फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो उसी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं थ्रम्बायोसिस। उसके बाद हम देखेंगे एम्बोलिज्म। इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर बबल। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है थ्रम्बायोसिस और एम्बोलिज्म के बारे में, और साथ ही साथ अन्यूरिज्म, कैल्सिफिकेशन, अल्सरेशन, इनका भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये है आपका थ्रम्बायोसिस, मतलब क्लॉट हो जाना, क्योंकि स्लो सर्कुलेशन है, ब्लड की जो स्पीड है ब्लड वेसल के अंदर वो कम हो चुकी है, तो उसके वजह से क्लॉट्स फॉर्म हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रम्बायोसिस। और एम्बोलिज्म मतलब अगर हमारे ब्लड वेसल के अंदर कोई एयर बबल फॉर्मेशन हो चुका है, वैसे होता नहीं है, अगर एक्सटर्नल कुछ हो चुका है तो उसके वजह से ही हमारे ब्लड वेसल के अंदर एम्बोलिज्म फॉर्म होता है या फिर एयर बबल फॉर्म होता है। तो उसके वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो वो एक इंस्टेंट डेथ रिजल्ट कॉज करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको ब्लॉग्स के इसमें भी इंटरेस्ट है तो मैंने फार्मास्यूटिक्स के ऊपर बहुत ही आसान शब्दों में ब्लॉग्स बनाए हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.pharmameisterblogs.com। उस पर आपको बहुत बढ़िया ब्लॉग दिखाई देंगे। थैंक यू।